बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी नेम वो चांद मेरी ईद का। खुरम ने ईद पर अपने पाकिस्तान आने का मसरदा सुनाया कि पूरे घर में खुशी की लहर सी दौड़ गई। एक तरफ उसके अम्मी अब्बू और दोनों बहन भाई नहाल थे, तो दूसरी तरफ आयमा बेचैनी से उसकी मुंतज़िर। वो 1 माह की दुल्हन थी जब खुरम अबू ज़बी वापस अपनी जॉब पर चला गया था और अब पूरे 8 माह बाद घर आ रहा था। आयमा की खुशी देखने वाली थी। इसी वक्त गोजरावाला अम्मी को फ़ोन करके ये खुशखबरी दी। छत पर जाके परिंदों को दाना और पानी डाल कर आई। पूरा दिन इसी तरह मसरूर रही। रात को खुरम का फ़ोन आया तो उसका खनकता हुआ शोख लबो लहजा उसे भी शाद कर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम इतने अरसे बाद हकीकतन एक दूसरे को देखेंगे। मैं तो अभी से दिन गिनने लगी हूँ। आयमा, कैसे कहूँ, खुद मेरा भी यही हाल है। सब कुछ एक ख्वाब की मानिंद लग रहा है। मोहब्बत की कैफियत से सरशार खुरम कह रहा था। बस अब मैं ईद की शॉपिंग भी आपके साथ जाकर ही करूँगी। बड़े ही मान से आयमा ने उसे अपने इरादे से आगाह किया। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं हाज़िर हूँ। बल्कि अगर यहाँ से भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, लेता आऊँगा। खुरम, इधर से आप आ जाएंगे तो समझूंगी मेरे लिए सब कुछ ही आ गया। मुझे वहाँ से और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। खुले दिल से की गई उसकी ऑफ़र पर झट से आयमा का रद्द-ए-अमल आया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए मैंने जो शॉपिंग कर रखी है, मसलन परफ्यूम, मेकअप, ज्वेलरी वगैरह, वो सब इधर ही ना बांट आऊँ? क्या ख्याल है? क्योंकि वो सब तो आपको चाहिए भी नहीं, इसलिए कि मैं ख़ुद जो आ रहा हूँ। वो थोड़ा शरीर हुआ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अब जब आपने मेरे लिए ख़रीदारी कर ही ली है तो फिर लेते भी आइएगा। उसकी घबराहट खुरम से छुपी ना रह सकी, तो वो बेअख्तियार हंसता ही चला गया और आयमा झींप सी गई। इधर उसकी सास भी रमज़ान की आमद से कबल घर की खसूसी सफाइयों में मसरूफ़ हो गईं और रोज़ाना ही मुलाजिम को साथ लगाए कोई ना कोई काम कर रही होती। एक दिन कपड़ों की अलमारियाँ तो दूसरे दिन बर्तनों के शोकेस साफ़ हो रहे हैं। किसी दिन पंखे, खिड़कियां और दरवाजे वगैरह साफ़ करवाती तो कभी पूरे घर के जाले उतरवा रही होती। यही नहीं बल्कि पर्दों, सोफ़ों और कालीनों की धुलाई जैसे कितने ही मुश्किल काम थे जिन्हें करवाने में वो हर रोज़ जुटी रहती। आयमा इन सब कामों में बाखुशी ना सिर्फ अपनी खिदमत पेश करती थी, बल्कि लगे हाथ उसने अपना कमरा भी दोबारा सेट कर लिया। मज़ीद उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नर्सरी से सदाबहार पौधों के चंद गमले मंगवा कर अंदर और बाहर सजा लिए थे। वो तो जैसे ज़िंदगी की तरफ लौट आई। तमाम घर वालों के दरमियान मिल बैठना और बातें करना भी उसे अच्छा लगता, वरना इससे पहले तो वो ज़्यादातर खामोश रहती, अपने हिस्से के काम निपटाए और कमरे में आ गई। बस ज़रूरत के तहत बात की और फिर खामोश एक लिए दिए वाला अंदाज था उसके अंदर। आने वाली ये वाज़िया तब्दीली बाकी घर वालों ने भी महसूस। खुरम को देसी और मटन से बने हुए खाने पसंद थे। इंटरनेट से उनकी तरकीब ढूंढ ढूंढ कर उसने कितनी ही डिशेस आजमा ली थीं। फिर घर वालों से दाद भी वसूल करती रहती। उसकी सास को घर का ज़रूरी सामान ख़रीदना था तो वो इस दिन सुबह जल्दी ही बाज़ार के लिए निकल गईं। उनकी वापसी तक आयमा ने दोपहर का खाना भी बना डाला। दिल लगा कर पकाया गया आलू गोश्त ना सिर्फ देखने में खुश रंग था, बल्कि जायके में भी बेहद लजीज बना। फिर साथ में बेसन के पकोड़े तलकर दही में डाल के रायता बना लिया। ऊपर से सफ़ेद ज़ीरे के भिगार ने उसकी लज्जत में इजाफा कर दिया। मीठे में झटपट तैयार होने वाली कस्टर्ड सवैयाँ तक बना दी। सेब और केले तो पहले से घर में मौजूद थे, वो भी काट कर उनमें शामिल कर लिए और गिलासों में भर के जेली और ड्राई फ्रूट से सजाते हुए उन्हें ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख आई। अभी सलाद काट रही थी जब उसकी सास घर आई तो उसे सलीके और जिम्मेदारी से किचन संभाले देखकर बहुत। वाह भाभी वाह, कमाल कर दिया आपने तो। आलू गोश्त भी मज़े का हो सकता है, ये मुझे आज पता चला। इसे कहते हैं परफेक्ट मील, यानी मेन डिश के साथ एक साइड डिश और फिर स्वीट डिश भी खाने में मौजूद हो। नुमान, उसका देवर, खाना खाने के दौरान उसकी कुकिंग की तारीफ़ कर रहा था और मैं तो आपके बनाए इस पकोड़ा रायता पर फ़िदा हो गई हूँ। सच भाभी, दिल ही नहीं भर रहा। दूसरी बार अपना बाउल भरते हुए उसकी नंद अलिशबा भी बोल उठी। फिर रात को खाने के बाद ससुर साहब भी कुछ ऐसी ही तारीफ़ें करते पाए गए। मेरा ख्याल है बेगम साहिबा, आपको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और किचन हमारी बहू के हवाले कर दें। भाई बहुत खा लिए आपके हाथों के पके रूखे फीके खाने।
بھلا میں کیوں اپنی بہو پر ابھی سے یہ ساری ذمہ داریاں ڈال کر فارغ بیٹھ جاؤں؟ جب میں یہ سب خود کر سکتی ہوں تو ساری زندگی پڑی ہے اس کی یہ کام کرنے کے لیے۔ آپ فی الحال ان روکھے پھیکے، وہ ان الفاظ پر زور دے کر بولیں، کھانوں پر گزارا کریں جو میں پکا رہی ہوں۔ میاں صاحب پر مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے آنٹی نے پیار سے اسے گلے لگا لیا، جو پاس کھڑی ان دونوں میاں بیوی کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہی تھی۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس تیری کمی ہے۔ خرم اپنے کیبن میں بیٹھا احمد فراز کے اس خوبصورت شعر کو پڑھتے ہوئے بے ساختہ مسکرا رہا تھا، جو ابھی ابھی آئمہ نے اسے بھیجا تھا کہ تیمور اس کے دوست نے اچانک پیچھے سے آ کر فون اچک لیا۔ یہ کیا حرکت ہے یار، چلو شرافت سے میرا فون واپس کرو۔ تیمور کی اس حرکت پر غضبناک ہو کر خرم نے اپنا فون لینا چاہا تو اس نے فون والا ہاتھ اوپر کر لیا اور بولا، ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر ہماری بھابھی جان نے ایسا کیا لکھ بھیجا ہے کہ شوہر صاحب کی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے میسیجز پڑھنا یہاں قانوناً نہ صرف جرم ہے بلکہ تم جیل بھی جا سکتے ہو، سمجھے؟ کہہ کر خرم نے اپنا فون حاصل کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ اسی چینا جپٹی میں سکرین آف ہو گئی تو خرم بھی پرسکون ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہاں ہاں رکھ لو بے شک، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اس کا پاسورڈ میرے ہی پاس ہے۔ یہ پکڑو اپنا فون، جاؤ معاف کیا۔ تیمور ہنسا اور فون اسے واپس کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماہ رمضان اپنی تمام تک برکتیں اور رحمتیں لے کر نازل ہو چکا تھا۔ آئمہ بھی سب گھر والوں کے ساتھ روزے رکھنے اور دیگر عبادت کی ادائیگی میں دل و جان سے لگ گئی۔ سحری کی تیاری تو آنٹی خود ہی اٹھ کر کیا کرتیں، جبکہ افطاری اور کھانا وغیرہ وہ اور الشبہ دونوں مل کر بناتیں۔ اکثر آنٹی بھی ان کی مدد کو آ جاتی، یوں تھوڑے وقت میں سارا کام ہو جاتا اور کسی ایک فرد پر بوجھ بھی نہ پڑتا تھا۔ پہلا عشرہ اپنی رحمتیں نچاور کرتا رخصت لیتے ہوئے اب دوسرے عشرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سب کو اب بے چینی سے خرم کے اس فون کا انتظار تھا جس میں وہ اپنے آنے کی اطلاع دیتا تھا۔ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد آئمہ کمرے میں آئی تو اس کا فون آ گیا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ دراصل پروجیکٹ پر کام لمبا ہو جانے کے سبب ہمارے امریکن باس نے ہم سب انجینئرز کی چھٹیاں کینسل کر دی ہیں، لہٰذا چھٹی اب عید کے بعد ہی مل سکے گی۔ اتنا سننا تھا کہ آئمہ کے ارمانوں پر تو اوس پڑ گئی۔ اچھا، وہ جواباً فقط اتنا ہی کہہ پائی، وہ بھی کہیں دور سے آتی ہوئی آواز کے ساتھ۔ میرا تو کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا جب سے یہ خبر ملی ہے۔ آہستہ سے بولتا خرم خود بھی بہت اداس لگ رہا تھا، جبکہ آئمہ کی طرف سے مکمل خاموشی چاہی ہوئی تھی۔ آئمہ دیکھو، تمہاری خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے، پلیز کچھ تو کہو۔ اس کی مسلسل چپ سے پریشان ہو کر خرم نے اسے بات کرنے پر اصرار کیا۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ میری فکر نہ کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بمشکل اپنے ضبط پر قابو پاتی آئمہ نے اسے باور کروایا۔ اچھا، میں فون بند کر رہی ہوں، سحری میں آنٹی کے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ بھی کرواتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ اکیلی کام کریں اور میں ٹائم پر اٹھ جاؤں، اس لیے رات جلدی سو جاتی ہوں تاکہ سحری میں وقت پر جاگ جاؤں۔ اسے شب بخیر کہتی ہوئی آئمہ کروٹ بدل کر سونے کے لیے جو لیٹی تو روکے گئے آنسو تواتر کے ساتھ اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ آئمہ بیٹا، آج 15واں روزہ ہو گیا ہے، عید کی شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ افطاری کے بعد تم اور الشبہ میرے ساتھ چل کر عید کے لیے جو کپڑے اور جوتے وغیرہ لینے ہوں خرید لینا، پتہ ہے نا پھر ٹیلر نے بھی کپڑے نہیں لینے۔ وہ سموسوں میں تیار کیا ہوا قیمہ بھر رہی تھی جب آنٹی اس کے پاس آ کر کہنے لگیں، میرے پاس ابھی تک شادی کے اتنے بہت سارے جوڑے پڑے ہیں آنٹی، میں ان میں سے ہی کچھ پہن لوں گی۔ پھر بھی بیٹا، شادی کے بعد تمہاری یہاں پہلی عید ہے، روزے بھی رکھ رہی ہو، کچھ نہ کچھ تو ضرور لو، مجھے اچھا لگے گا۔ آنٹی کی بات پر وہ صرف اثبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے یوں بے دلی سے منع کرنے کی وجہ تو وہ اچھی طرح جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سسرال میں پہلی عید ہونے کے ناطے امی نے بھی بڑے اہتمام سے اسے عیدی بھجوائی تھی، جو ایان اس کا چھوٹا بھائی لے کر آیا تھا۔ کیک، مٹھائی اور جوسز وغیرہ کے ساتھ اس کے 2 عدد سوٹ بھی تھے۔ آئمہ کے پسندیدہ برانڈ سے خریدے گئے دیدہ زیب رنگوں والے کڑھائی کے یہ سوٹ امی نے سلوا کر بھیجے، عیدی کے طور پر نقد رقم بھی دی تھی۔ امی، ناحق کپڑوں کو سلوانے کا تردد کیا ہے آپ نے، پہنے تو جانے نہیں، کون سا خرم ادھر ہے؟ جوڑوں پر ایک نظر مار کر اس نے انہیں الماری میں رکھ دیا تھا اور الٹا امی سے شکوہ کیے جا رہی تھی۔
अपना दिल छोटा ना करो आयमा बेटा, अल्लाह करम करेगा। खुरम ने ईद के बाद खैर से आना ही है ना। पराई नौकरियों के मामले में होता है ऐसा, कभी नहीं भी छुट्टी मिलती। उसकी मजबूरी समझो, बजाय उदास रहने के घर के कामों में दिल लगाओ, हंसी खुशी अपना वक्त गुजारा करो। उसकी बेजार तबीयत को महसूस करते हुए अम्मी ने भी समझाना चाहा। तीसरा और आखिरी अशरा भी आन पहुंचा। ताक रातों में इबादत का एक अलग ही सुकून होता है। आंटी और अलिशबा के साथ मिलकर वो भी रात देर तक नवाफिल और कुरान पाक पढ़ा करती। इसके अलावा इन दिनों अमूमन ऐसा होता कि सारी फैमिली कहीं अफ्तारी पर जा रही होती या फिर उनके घर कोई ना कोई रिश्तेदार ख़ानदान मदऊ होता। ऐसी मसरूफियात में ये अशरा इस कदर तेज़ी से गुज़रा कि पता ही न चला। आज आखिरी रोज़ा था। अफ्तारी और नमाज मगरिब से फ़ारग होने के बाद वो भी आंटी के हमरा छत पर चाँद देखने चली आई। आसपास के घरों से भी लोग अपनी अपनी छतों पर जमा थे। किसी नाजुक दोशीज़ा के बारीक खमदार अबरू की तरह आसमान के माथे पर सजा हिलाल मतला साफ़ होने की वजह से अपनी भरपूर झलक दिखा रहा था। छत पर एक तरफ खड़ी दुआ के लिए हाथ उठाए आयमा की आंखें खुरम का नाम आते ही छलक पड़ी। जल्दी से उन्हें अपने दुपट्टे से साफ़ करते हुए अलिशबा की आवाज़ पर चौंकी, जो फ़ोन लिए उसकी तरफ ही आ रही थी। भाभी, खुरम भाई का फ़ोन है। फ़ोन उसे थमाकर ख़ुद अलिशबा भी दुआ मांगने खड़ी हो गई। यार किधर हो? कब से तुम्हारे नंबर पर ट्राई कर रहा हूँ, मुसलसल बंद जा रहा है, मुझे फ़िक्र हो रही थी। आयमा के फ़ोन कान से लगाते ही दूसरी तरफ खुरम बोलता चला गया। मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगाना भूल गई थी, अभी जाकर ऑन करती हूँ। उससे बात करती हुई सीढ़ियाँ नीचे उतर के वो अपने कमरे में आ गई और फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर ख़ुद भी वहीं बैठ गई। इतने में बाहर डोर बेल बज उठी। ओह, उसके मुंह से निकला। क्या हुआ है आयमा? वो पूछने लगा। खुरम, दूध वाला आता है इस वक्त, दूध लेकर। आंटी तो ऊपर छत पर है, आप होल्ड करें, मैं लेकर आई। उसे बताकर वो किचन से बर्तन लेकर गैराज तक गई और मेन गेट खोलकर देगची दूध वाले को पकड़ा दी। एकदम ठटकी और फिर हवन्नकपन से देखती रह गई। उसके सामने दो चांद थे, एक आसमान पर अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगाता हुआ, जबकि दूसरा नीचे अपने एक हाथ में देगची पकड़े और दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए उसका महबूब शोहर खुरम सामने खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। खुरम, आप? मारे खुशी के वो चिल्ला उठी और जल्दी से लपक कर देगची उसके हाथ से ले ली। जी हाँ, मैं दूध वाला। खुरम का कहका बुलंद हुआ। आगे आगे सुसर साहब और पीछे नुमान को सामान के साथ घर की तरफ आता देखकर सूरत हाल किसी हद तक उसे समझ में आ ही गई, क्योंकि वो दोनों अफ्तारी से पहले ही घर से चले गए थे और उसे यही पता था कि उनकी अफ्तारी बाहर कहीं है। भाभी, फिर कैसा रहा सरप्राइज़? आयमा ने मुड़कर देखा तो पीछे अलिशबा और आंटी खड़ी थीं। वो भागकर आंटी के गले जा लगी। भाभी, हमने कहीं भी गद्दारी नहीं की, ये सब आपके शौहर साहब का प्लान था, उनकी आमद से आपको बेखबर रखा जाए। नुमान ने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ख़ुद को बेकसूर साबित किया। असल में मुझे भी सिर्फ 2 दिन पहले ही छुट्टी कन्फर्म होने का पता चला था। उसकी हनोज बौखलाई हुई शक्ल देखकर खुरम ने वजाहत की। लेकिन अभी एक और सरप्राइज़ बाकी है जो सिर्फ अम्मी को पता है और वही उसे अनाउंस करेंगी। खुरम के ऐलान पर सब अम्मी की तरफ देखने लगे। जी हाँ बिल्कुल, वो सरप्राइज़ ये है कि आयमा का वीज़ा लग गया है और वो अगले महीने खुरम के साथ अबू ज़हबी जा रही है। क्या? एक साथ आयमा और अलिशबा के मुंह से निकला। ये गुड न्यूज़ तो एक तरह की शॉकिंग न्यूज़ बन गई। आयमा तो जैसे बेहोश होते होते बची। खुरम बेटा, चलो तुम फ्रेश होकर आओ, खाना खाते हैं, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना। इसके बाद तुमने मेरी बहू को ईद की शॉपिंग भी करवाने ले जाना है। जी अम्मी, जैसा आपका हुक्म। अम्मी की बात पर खुरम ताबेदारी से बोला था। चांद रात की मुबारक सातें और ऐसे में मेहरबान अपनों का साथ। अल्लाह पाक मेरे इस घर को ऐसी ही बाबरकत खुशियों से महकती ईदें नसीब फरमाए, आमीन। पुरखलूस जज्बे से दुआ मांगती आयमा ने एक ममनूनियत भरी निगाह इन सब मुस्कुराते चेहरों पर डाली और शादी